मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आइए आज हम रामधारी सिंह दिनकर की सुप्रसिद्ध कविता कविता की पुकार का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह उनके काव्य संग्रह रेणुका में संकलित है। यहाँ कविता जो प्राय रीतिकाल आदिकाल आदि का भ्रमण करती हुई आधुनिक युग तक पहुँच गई है, वह कविता कवि से कहती है कि आज मैं कल्पना की दुनिया छोड़कर यथार्थ से जुड़ूंगी। आज मुझे तारों से भरे नीले आकाश के नीचे सपने खोजने की इच्छा नहीं है। ना ही मैं हास्य कविता बनकर लोगों के होठों पर मुस्कान बनकर सजूंगी और ना ही प्रेयसी के गालों की लाली बनकर छाऊंगी और ना ही किसी वियोगी हृदय के वियोग में डूबकर आंसू बहाऊंगी और न ही इतिहास के पन्नों में दर्ज नालंदा और वैशाली की दुखद घटनाओं पर विचार करूंगी। मुझे स्वर्ग जैसे मटमैले गांवों में भ्रमण की इच्छा है, इसलिए आज कवि मैं राज आश्रय छोड़कर उन्मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से गांवों में, जंगलों में और खेतों में घूमूंगी। मैं उन गहरे जंगलों में जाऊंगी जहां वन के फूल खिलते हैं और अपना सौंदर्य प्रकृति को देकर मुरझा जाते हैं। उनके सौंदर्य पर कोई भंवरा गुनगुनाता नहीं है, मकरंद लेने नहीं आता है। वहाँ झाड़ियों के समूह में जुगनू रूपी दीपक स्वयं जलते हैं, बुझ जाते हैं। मैं बिजली को छोड़कर आज गरीब की झोपड़ी के दीपों को सजाऊंगी और उनकी कुटिया में, झोपड़ी में घूमकर आऊंगी। मैं उन खेतों में भ्रमण करूंगी जहां श्याम सुनहरी आंचल लेकर खेतों में उतर आती है, जहां गोधूलि के समय गाय घास चबाती हुई अपने अपने स्थानों को लौटती हैं। सभी घरों में रात्रि के भोजन के लिए चूल्हे जलते हैं। दिन भर के कार्यों से निवृत्त होकर किसान चौपाल में बैठते हैं और श्री कृष्ण के प्रेममय गीतों को गाते हैं। पनघट से सुंदर स्त्रियां पानी भरकर अपने अपने घरों को लौटती हैं। मंदिरों की बजती हुई घंटियां अत्यंत मनभावक लगती हैं। जंगली तुलसी की महक लेकर पुरवैया चलती है। युवतियों के 16 श्रृंगार की मैं प्रशंसा करूंगी और जिन युवतियों के स्त्रियों के पति परदेश गए हुए हैं, मैं उनका संदेश, उनकी कुशल क्षेम उनके पति तक पहुंचाऊंगी और वो नारियां जो करुणा को अपने आंचल में समेटे हुए फूलों की डालियों को लेकर आती हैं, उनका गुणगान करूंगी। और यह गांव का माहौल, यह ग्रामीण वातावरण ही वास्तव में भारत की शक्ति है, भारत का स्वर्ग है। यहाँ पवित्र भावों की गंगा बहती है और कविता कहती है कि देखो, आषाढ़ का महीना है, किसान बुआई के साथ सुंदर अटपटे गीत गाते हैं।
बेशक उनके मन में अनेक प्रकार के दुख समाये हुए हैं, फिर भी वह अपना मन संगीत से बहलाते हैं। खेत खलियानों में कभी किसान प्रसन्न होते हैं तो कभी रोते हैं। घास के बिछौनों पर अपना बचपन काटते हैं। मैं उन्हीं बच्चों के साथ खेलूंगी। वहाँ मकई की फसल तैयार होती है, आम के फल पक गए और तितलियाँ उड़ रही हैं। बांस के जंगलों में जुगनू चमकते हैं। किसान खेत में काम करते हुए सूखी रोटी खाकर अपने लोटे से जल गंगा जल की भांति पवित्र समझकर पीकर मस्त हो जाते हैं और फिर खेतों में काम को जुट जाते हैं। उनके शरीरों से टपकने वाली पसीने की बूंदें हरे भरे खेतों में जब मिलती है तो बहुत अच्छी फसल उत्पन्न होती है। लेकिन बेचारा किसान जमींदार और साहूकारों का कर्जा उतारने के लिए अपनी फसल, दूध, घी सब बेच बेच कर धन जोड़ते हैं और अपने बच्चों तक को दूध और घी से वंचित रखते हैं। और जब यही बच्चे दूध के लिए मचलने लगते हैं तो उनकी माताएं अनेक प्रकार के बहाने करके उन्हें बहलाती हैं। इतना करने पर भी महाजनों की, साहूकारों की, जमींदारों की मार उन पर पड़ती है। तो ऐसे में मैं उनके इस कारुणिक जीवन पर आंसू बहाऊंगी। और कवि कहते हैं कि अब कविता इन ग्रामीण लोगों के जीवन की गरीबी का ही यथार्थ वर्णन करती हुई जंगल में, खेतों में, खलियानों में, गांवों में घूमेगी और सच्चाई का वर्णन करेगी। ऐसे ही भावों को समेटे हुए इस कविता की आइए हम व्याख्या आरंभ करते हैं। पद संख्या 1। आज न उड़ू के नील कुंज में स्वप्न खोजने जाऊंगी। आज चमेली में न चंद्र किरणों से चित्र बनाऊंगी। अधरों में मुस्कान न लाली बन कपोल में छाऊंगी। कवि किस्मत पर भी तुम्हारी आंसू आज बहाऊंगी। नालंदा वैशाली में तुम रुला चुके सो बार। धूसर भुवन स्वर्ग गामों में कर पाई न बिहार। आज यह राजवाटिका छोड़ चलो कवि वन फूलों की ओर। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित कविता की पुकार नामक कविता से लिया गया है। यह कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह रेणुका में संकलित है। संदर्भ। इस कविता में कवि ने प्रगतिवादी स्वर को अपनाते हुए किसान के ऋण को राहु की संज्ञा दी है और कवि कहना चाहते हैं कि कर्ज में डूबा हुआ भारतीय किसान अपनी कारुणिक स्थिति से इतना अधिक भावुक बना रहा है कि कवि की कविता भी उसकी ओर आसक्त होकर उसकी व्यथा का, उसकी पीड़ा का वर्णन करना चाहती है। यहाँ कवि के इसी स्वर को शब्दों में इस प्रकार पिरोया गया है। व्याख्या। शब्दों के अर्थ साथ साथ। आज आज न नहीं, उड्डू के नक्षत्र, ग्रह, नील कुंज, नीला बगीचा अर्थात आकाश में, स्वप्न
सपने खोजने तलाशने जाऊंगी। यहाँ कवि की कविता कवि को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कवि, आज मुझे नक्षत्रों वाले नीले आकाश में जाकर उनके नक्षत्रों के विषय में नहीं खोजना है, अर्थात मुझे सपनों में नहीं विचरना है, मुझे कल्पनाओं के अनुसार आचरण नहीं करना है। आज चमेली में न चंद्र किरणों से चित्र बनाऊंगी। आज चमेली में अंदर न नहीं चंद्र किरणें चांदनी से चित्र बनाऊंगी कि चित्रों की कल्पना करूंगी। यहाँ कविता अपने आप को प्रकृति वर्णन से भी दूर रखना चाहती है कि आज मैं चांदनी रात में चमेली के पेड़ पत्ते और फूलों से छनकर आने वाली चांदनी से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रों की रचना मैं नहीं करूंगी। अधरों में मुस्कान न लाली बन कपोल में छाऊंगी कि आज मुझे श्रृंगार भाव में भी नहीं सजना है। अधर होठ में अंदर मुस्कान हंसी न नहीं लाली लालिमा बन बनकर कपोल गाल में मैं छाऊंगी दिखाई दूंगी कि आज मुझे फिर श्रृंगार में नहीं बसना है। मैं नायिका के होठों की मुस्कान और उसकी शर्म से गालों की लाली बनकर उसका गुणगान नहीं करूंगी। कवि किस्मत पर भी तुम्हारी आंसू आज बहाऊंगी। कवि किस्मत भाग्य पर ऊपर भी तुम्हारी किस्मत पर भी आंसू बनकर बहाऊंगी, बहाना चाहती हूँ। यहाँ कविता कवि को कह रही है कि हे कवि, आज मैं सत्य से जुड़कर कि कवि की कविता की जो स्थिति आज है उस पर भी मुझे जो दुख उत्पन्न हो रहा है, इस सच्चाई का मैं वर्णन करूंगी। नालंदा वैशाली में तुम रुला चुके 100 बार। अनेकों अनेक कवियों ने नालंदा और वैशाली के खंडहरों का बड़ा ऐतिहासिक और तबाही का जो चित्र अपनी कविताओं में खींचा है, आज मैं उस पर पुनः विलाप करना नहीं चाहती हूँ। धूसर मिट्टी से भरा हुआ, मिट्टी से सना हुआ भुवन संसार, स्वर्ग ग्रामों गाँव में कर पाई न विहार, कर पाई कर सकी न नहीं विहार विचरण कि आज तक मैं धरती के स्वर्ग मटमेले गांवों का विचरण नहीं कर पाई, वहाँ नहीं जा पाई। तो हे कवि, आज तो मुझे उस ओर ले चल। आज यह राज वाटिका छोड़ कि हे कवि, अब तुम राज आश्रय त्याग दो। राजाओं के बाग बगीचों का वर्णन करना, उनके जीवन का वर्णन करना तुम छोड़ दो। चलो कवि वन फूलों की ओर कि हे कवि, वन के फूलों की ओर चल पड़ो। अर्थात राज आश्रय को छोड़कर तुम किसानों की स्थिति का, उनकी पीड़ा का, उनकी व्यथा का वर्णन करो। मैं उसमें रमना चाहती हूँ। आइए बच्चों, एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि की कविता कवि को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कवि, आज मुझे नीले आकाश के नक्षत्रों के विषय में बात नहीं करनी है और ना ही मैं आज उसमें अपने किसी सपने को ढूंढने के लिए जाना चाहती हूँ। अर्थात
कविता अपने आप को कल्पनाओं से बाहर निकालना चाहती है। आज चमेली में न किरणों से चित्र बनाऊंगी कि हे कवि, आज मैं चमेली के फूल पत्तों से, शाखाओं से छनकर आने वाली चांदनी में भी भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रों की कल्पना कर उनका वर्णन नहीं करना चाहती हूँ। अर्थात प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करने की भी आज मेरी कोई इच्छा नहीं है। अधरों में मुस्कान न लाली बन कपोल में छाऊंगी कि हे कवि, आज मैं नायिका के होठों की मुस्कान और शर्म से उसके लाल हुए गालों की लाली का वर्णन कर श्रृंगार भाव में भी मैं रमना नहीं चाहती हूँ। कवि, किस्मत पर भी तुम्हारी आंसू आज बहाऊंगी कि हे कवि, आज मैं तुम्हारे उस भाग्य पर भी विलाप करना चाहती हूँ कि जिसने कभी सफलता और आनंद नहीं देखा है। नालंदा वैशाली में तुम रुला चुके 100 बार कि नालंदा और वैशाली के खंडहरों का कविताओं में खूब वर्णन हुआ है और मैंने खूब करुणा का विस्तार किया है, लेकिन अब और मैं इनका वर्णन नहीं करना चाहती हूँ। धूसर भुवन स्वर्ग गांवों में कर न पाई बिहार, और तुम्हारे इसी दृष्टिकोण के कारण मैं धरती के स्वर्ग मटमैले गांवों में विचरण नहीं कर पाई, वहाँ नहीं घूम पाई। तो कवि, आज ये राजवाटिका छोड़ चलो कवि वन फूलों की ओर, कि इसलिए कवि आज तुम राजाओं के बाग बगीचों को त्याग कर वन के फूलों की ओर मुझे ले चलो। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि कविता आज राज आश्रय को त्याग कर अपनी पारंपरिक विषयों को छोड़कर वन के फूलों का और किसानों की कारुणिक स्थिति का यथार्थ वर्णन करना चाहती है और उनकी पीड़ा का, उनकी वेदना का, उनके दर्द का उद्घाटन करना चाहती है। भावार्थ, यह कविता प्रगतिवादी विचारों से, भावों से सजी हुई है, इसलिए किसानों की दयनीय दशा का वर्णन करना अपना दायित्व समझती है। विशेष यहाँ कवि अपनी कविता के माध्यम से सभी कवियों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि वह राजाओं के आश्रय को छोड़कर ग्रामीण जनजीवन और उनकी वेदना पर अपनी लेखनी चलाएं और उनकी व्यथा कथा का, उनके दर्द का वर्णन करें। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। वीर रस ओज गुण है। लक्षणा शब्द शक्ति है। दृश्य बिंब की सुंदर योजना हुई है। तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, रूपक, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर वर्णन हुआ है। पद संख्या 2। चलो जहाँ निर्जन कानन में वन्य कुसुम मुस्काते हैं, मलया नील भूलता भूलकर जिधर नहीं अली जाते हैं, कितने दीप बुझे झाड़ी झुरमुट में ज्योति पसार, चले शून्य में सुरभि छोड़कर कितने कुसुम कुमार, कब्र पर मैं कवि रोऊंगी जुगनू आरती संजोऊंगी, विद्युत छोड़ दीप साजूंगी, महल छोड़ तृण कुटी प्रवेश, तुम गांवों में बनो भिखारी, मैं भिखारनी का लूं वेश। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कवि की कविता कवि को संदेश देती है कि अब कवि को वन की ओर, भारतीय किसानों के जनजीवन की ओर
और एक भारतीय किसान जो ऋण में डूबा हुआ है, उसकी वेदना की ओर ध्यान देने की प्रेरणा देते हुए कहती है कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ। चलो हे कवि चलो, जहाँ जिस स्थान पर निर्जन एकांत है, कानन जंगल में वन्य वन के कुसुम फूल मुस्काते हैं, खिलते हैं, कि हे कवि चलो अब राज आश्रय को त्याग करो, कल्पना का त्याग करो और उस एकांत जंगल की ओर चलो जहाँ वन में अनेक फूल खिलते हैं, मुस्कुराते हैं। मलया नील फूलता, मलया नील सुगंधित हवा। कौन सी सुगंधित? जो मलय पर्वत से आती है। भूलता, ये वन, ये जंगल ऐसे हैं जहाँ कभी सुगंधित हवा भूलकर ही आती है और न ही भूलकर जिधर नहीं अली जाते हैं, कि कभी भूलकर गलती से भी जिधर उस तरफ नहीं नली अली भ्रमर जाते हैं कि वन में जो फूल खिलते हैं, इन वनों की ओर न तो कभी सुगंधित हवा प्रवेश करती है और न ही उन फूलों पर मंडराने के लिए कभी भंवरा गुनगुनाता है। कितने दीप बुझे झाड़ी झुरमुट में ज्योति पसार, कितने दीप बुझे झाड़ी झुरमुट में ज्योति पसार। कि कवि कह रहे हैं कि इन झाड़ियों के समूह में न जाने कितने ही जुगनू रूपी दीपक अपनी रोशनी देकर स्वयं बुझ गए। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि ये वो उपेक्षित स्थान है जहाँ कहीं किसी का कोई प्रवेश नहीं होता, आनंद की लहर वहाँ नहीं दौड़ती है। चले शून्य में सुरभि छोड़कर कितने कुसुम कुमार चले चले गए। शून्य, सुनापन, सन्नाटा में सुरभि महक छोड़कर त्याग कर कितने बहुत सारे कुसुम कुमार फूल। कुमार से अभिप्राय है कि तुरंत खिले हुए फूल या कलियां। कि कवि कहते हैं कि ये वो एकांत निर्जन स्थान है जहां अनेक फूल खिले, लेकिन किसी का भी ध्यान आकर्षित किए बिना वो अपनी महक लुटाकर स्वयं मिट्टी में मिल गए। कब्र पर मैं कभी रोऊंगी जुगनू आरती संजोऊंगी। कि इन फूलों के मिटने पर, इनकी कब्र पर मैं रोकर आंसू बहाना चाहती हूँ और इनके सम्मान में जुगनू आरती सजाऊंगी। कि जुगनुओं की आरती सजाकर इनकी आरती उतारूंगी, इनकी स्तुति करूंगी, वंदना करूंगी। विद्युत छोड़ दीप साजूंगी। कि हे कवि मैं वहाँ बिजली की चमक छोड़कर दीपों का प्रकाश फैलाऊंगी। महल छोड़ तृणकुटी प्रवेश। कि मैं भी महलों में विचरण करना छोड़कर इनकी घास फूस वाली झोपड़ियों में प्रवेश करूंगी, जाऊंगी। तुम गाँव में बनो भिखारी। कि हे कवि जाओ और तुम गांव-गांव जाकर भिखारी बन जाओ और मैं भिखारिनी का लूँ वेश और मैं भिखारिन का वेश धारण करके तुम्हारा साथ दूंगी। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि तुम राज आश्रय को त्याग दो और अपने आप को राजाओं से प्राप्त होने वाले लाभ के लालच का त्याग करो और उन गरीब ऋण से दबे हुए ग्रामीण किसानों की पीड़ा को अपनी कविताओं में शामिल करो और उनकी वेदना को स्वर दो। एक बार फिर बच्चों इस पद की हम
व्याख्या करते हैं। चलो जहाँ निर्जन कानन में वन्य कुसुम मुस्काते हैं, कि कवि की कविता कवि को प्रेरणा देते हुए कहती है कि हे कवि, हम उस एकांत जंगल की ओर चलें जहाँ वन के फूल खिलते हैं और खिलकर मिट जाते हैं। मल्या नील फूलता भूलकर जिधर नहीं अली जाते हैं, कि ये वो स्थान है जहाँ कभी सुगंधित हवा प्रवेश नहीं करती है और न ही इन फूलों पर कभी कोई भंवरा मंडराता है, गुनगुनाता है। कितने दीप बुझे झाड़ी झुरमुट में ज्योति पसार, कि न जाने कितने ही जुगनू रूपी दीपक इन झाड़ियों के समूह में अपनी ज्योति फैलाकर मिट गए, लेकिन कभी किसी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। चले शून्य में सुरभि छोड़कर कितने कुसुम कुमार, कि इस सन्नाटे में, इस एकांत में न जाने कितने ही फूल विकसित हुए, खिले और अपनी सुगंध फैलाकर मिट गए, लेकिन कभी किसी ने उसे अनुभव नहीं किया, उसका वर्णन नहीं किया। कब्र पर मैं कवि रोऊंगी, जुगनू आरती सजूंगी, कि कवि की कविता संबोधित करती है कवि को कि हे कवि, मैं इस प्रकार एकांत में मिटने वाले इन फूलों की कब्र पर रोना चाहती हूँ, विलाप करना चाहती हूँ। अर्थात उनका जो बलिदान सम्मान से वंचित हो गया, मैं उसे सम्मान दूंगी और जुगनुओं से उनकी आरती उतारूंगी। विद्युत छोड़ दीप साजूंगी, कि मैं वहाँ बिजली को त्याग कर दीपों से रोशनी फैलाऊंगी। महल छोड़ तृणकुटी प्रवेश, कि अब मैं महलों का त्याग कर इन गरीब कारुणिक जीवन जीने वाले ऋण के बोझ से दबे हुए किसानों की घास फूस वाली झोपड़ियों में, कुटिया में प्रवेश करूंगी। तुम गांवों में बनो भिखारी, कि हे कवि, तुम गांवों की ओर चलो और भिखारी का रूप धारण कर लो। मैं भिखारिणी का लूँ वेश, और मैं भिखारिन का वेश धारण कर तुम्हारे साथ इन गांवों में विचरण करूंगी। अर्थात कविता कवि को प्रेरणा देती है कि हे कवि, तू अपने लालच को त्याग कर राज आश्रय को छोड़ दे और गरीब, ऋण से दबे हुए, दयनीय जीवन जीने वाले किसानों के जीवन की पीड़ा का यथार्थ वर्णन कर उसका उद्घाटन कर। भावार्थ: कवि के कहने का भाव यह है कि जीवन के विकास के लिए यथार्थ से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। विशेष यहाँ कवि ने नगरपतियों, पूंजीपतियों और राजा महाराजाओं के वर्णन को त्याग कर दयनीय जीवन जीने वाले किसानों की पीड़ा को स्वर देने की प्रेरणा दी है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, वीर रस है, ओज गुण है, दृश्य बिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुकांत छंद, गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, उल्लेख, प्रश्न, रूपक, संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अपने विचार व भाव कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।